जय हिंद साथियों, आज हम मेंटल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। देखिए, जैसा कि हमने कल चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने लॉ एंड ऑर्डर को पढ़ा था। ठीक है, उससे कुछ संबंधित प्रश्न यहाँ पे है, यानी कानून और शांति व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उन प्रश्नों को पढ़ के यहाँ पे जवाब देने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं। ठीक है, आप क्या हैं? एक पुलिस अधिकारी हैं। आपके क्षेत्र में विधि विरुद्ध जमाव, मतलब विधि विरुद्ध मतलब जो मतलब सही नहीं है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है कि विधि विरुद्ध जमाव, बलवा अथवा शांति नष्ट होने का युक्त संदेश है, ठीक है, संदेह है। साथ ही इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु आपके पास पर्याप्त पुलिस बल भी मौजूद नहीं है, तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है समय रहते अपना ट्रांसफर अन्यत्र करा लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है साथियों, ट्रांसफर क्यों कराएंगे आप? आगे कह रहा है बी ऑप्शन कि आपको वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर केवल उनके निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। साथियों, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ केवल निर्देशों की आप प्रतीक्षा नहीं कर सकते उस समय। ठीक है, सी में क्या कह रहा है? ठीक है, कि निकटतम मजिस्ट्रेट से इस प्रकार का आवेदन करना चाहिए कि वह आसपास के इलाकों से आपके क्षेत्र में विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में पुलिस बल उपलब्ध कराने संबंधी आदेश जारी करे। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हमारा है। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? केवल अपने क्षेत्र के पुलिस बल पर ही भरोसा करना चाहिए और उन सबको साथ लेकर क्षेत्र में मार्च करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पुलिस द्वारा विधि विरुद्ध, ठीक है, पुलिस द्वारा विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने हेतु बल प्रयोग की दशाओं और अधिकारियों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? देखिए, पहला कह रहा है कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अथवा थाने का भार साधक अधिकारी इस आशय का आदेश दे सकता है। बिल्कुल, पिछले हमने क्लास में पढ़ा था इस चीज़ को। फिर बी में ऑप्शन में क्या कह रहा है कि भार साधक अधिकारी की गैर मौजूदगी में उप निरीक्षक की पंक्ति में अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी भीड़ को तितर बितर करने का समादेश जारी कर सकता है। हाँ, ये भी बात सही है। सी में क्या कह रहा है कि भीड़ के जमाव के रूप में न्यूनतम 5 अथवा अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है, कल हमने पढ़ाया था ना, आपको बताया था कि जो न्यूनतम कितनी, कम से कम 5 लोग होने चाहिए और इससे अधिक भी हो सकते हैं लोग। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा? डी बिल्कुल सही होगा, यानी उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं। ठीक है, आपके क्षेत्र में भीड़ द्वारा उपद्रव मचाकर लोक शांति के विरुद्ध खतरा पैदा कर दिया जाता है। परिस्थिति ऐसी है कि आप कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं कर पाते और स्वविवेक से भीड़ को तितर बितर करने हेतु बल का प्रयोग कर देते हैं। बल प्रयोग की कार्यवाही के दौरान ही मजिस्ट्रेट से संपर्क हो जाता है। आपको उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा? देखिए, जैसा कि कल हमने ये चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, हुबहू उसी से एक क्वेश्चन उठा के यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना साध्य होने के बाद उनसे संपर्क करके मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करना चाहिए। ये लाइन हुबहू बिल्कुल वहाँ पे दी गई थी। ठीक है, यानी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। बी में क्या कह रहा है कि मजिस्ट्रेट के अनुदेशों को अनदेखा कर केवल परिस्थिति पर ही ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मतलब ये भी गलत है भाई, कैसे आप अनदेखा कर देंगे? सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि मजिस्ट्रेट से संपर्क करने से बचना चाहिए। बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, और डी में क्या कह रहा है? भीड़ पर अधिकाधिक बल प्रयोग करने की स्थिति के लिए मजिस्ट्रेट की सहमति प्राप्त करनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, जो मतलब ऑप्शन ए हमारा है ना, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखिए, कल हमने धारा 144 के बारे में आपको पढ़ाया था। ठीक है, आज उसी से क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है धारा 144 के विषय में, ठीक है, कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? चूंकि इस धारा के अधीन कार्यवाही आत्यंतिक और, ठीक है, आत्यंतिक और एक पक्षी भी हो सकती है, इसलिए यह स्पष्ट किया गया है कि कार्यवाही केवल तब तक की जा सकती है जब तक आपात अचानक आया हो और उसका परिणाम पर्याप्त गंभीर हो। ठीक है, तो आगे फिर कह रहा है बी ऑप्शन कि इसके विषय में स्पष्ट किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर धारा 144 न्यायिक परिनिरीक्षण, ठीक है, परिनिरीक्षण भी किया जा सकता है। और सी ऑप्शन में क्या कह रहा है? ऐसा कोई भी साधारण प्रस्थाप्य, ठीक है, प्रस्थाप्य नहीं है जो धारा 144 के प्रवर्तन की मात्रा तथा उसकी प्रभावकारिता को सुनिश्चित करे। और ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त जो है सभी क्या है? सही हमारे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय आयोजन में उत्तेजित भीड़ द्वारा चोरी का आरोप लगाकर एक व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। ठीक है, ये कहना चाहता है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं।
ठीक है। और एक स्थानीय आयोजन, मान लीजिए कोई एक स्थान है जहाँ पे कोई आयोजन किया गया है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे भीड़ है, तो ये कहना चाहता है कि उत्तेजित भीड़ द्वारा चोरी का आरोप लगा, कोई एक व्यक्ति है उस पर कोई चोरी का आरोप लगाया गया है और उसको पकड़ लिया जाता है, ठीक है, और मॉब लिंचिंग का प्रयास किया जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए इसमें? देखिए पहला ऑप्शन ये कह रहा है, ठीक है, भीड़ का साथ देते हुए आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, हो सकता है कि वो आदमी जुर्म न किया हो, ठीक है। आगे कह रहा है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत है। बी ऑप्शन कह रहा है निष्पक्ष, ठीक है, निष्पक्ष न्याय एवं सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए भीड़ से हर हाल में उस व्यक्ति को बचाना चाहिए, चाहे भीड़ को तितर बितर ही क्यों न करना पड़े। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है भाई, आप निष्पक्ष न्याय करेंगे वहाँ पे ना। आगे कह रहा है सी में कि जनता को न्याय करने देना चाहिए। भाई जनता को न्याय कैसे करने देंगे जब वहाँ पे आप मौजूद हैं, ठीक है, तो जनता तो बहुत मारे पीटेगी, तो ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी काम हो गया, ठीक है, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि उस व्यक्ति को भीड़ से बचाकर उससे चोरी के सामान की बरामदी करके उसे जाने देना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, जब उसने चोरी अगर किया है उसको सजा मिलेगी, और अगर नहीं किया है, ठीक है, तो नहीं मिलेगी। मतलब आपको क्या, निष्पक्ष न्याय करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा उतना सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको आगामी लोकसभा चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, ठीक है, वही कह रहा है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको आगामी लोकसभा चुनाव, मतलब जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसकी बात कर रहा है, को हिंसक रूप से बाधित करने की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ए ऑप्शन में कह रहा है कि अपने क्षेत्र में सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा देनी चाहिए। भाई बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, ठीक है, यानी ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत कह रहा है। बी में कह रहा है कि अपने क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की आज्ञा से सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए, ठीक है, ये तो कुछ सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, अपने क्षेत्र के चुनाव को रद्द करने की सिफारिश करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कैसे अपने क्षेत्र का चुनाव को रद्द करवा सकते हैं। डी में कह रहा है सभी दलों के प्रत्याशियों को घर में ही नजरबंद कर देना चाहिए। ये भी बिल्कुल गलत है, भाई नहीं कर सकते ऐसे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही होगा कि अपने क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की आज्ञा से सहायता पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा एक पुलिस अधिकारी के रूप में, ठीक है, आपको क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए निम्नलिखित में से किसकी प्रासंगिकता सर्वाधिक कम रहेगी पूछा, ठीक है। देखिए 7वां में क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन की कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य परायणता। बी में कह रहा है कानून के प्रति सम्मान, जनहित की संभावना या व्यक्तिगत आकांक्षा। तो व्यक्तिगत आकांक्षा हमारा क्या, बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर डी क्या है, नहीं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा एक पुलिस अधिकारी के रूप में, ठीक है, आपकी एक थाने में तैनाती के दौरान, मतलब आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपका मतलब एक किसी थाने में आप तैनात हैं, ठीक है, तो वही कह रहा है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपकी एक थाने में तैनाती के दौरान आपको सोशल मीडिया निगरानी से, ठीक है, सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए एक उग्र धार्मिक रैली की योजना का पता चलता है। तो आपको क्या करना चाहिए उस स्थिति में? देखिए पहला कह रहा है अपने क्षेत्र की इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन का अनुरोध करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बी में कह रहा है सभी प्रवेश द्वार पर पुलिस बलों को तैनात करना चाहिए। ऐसी भी बात नहीं है, ठीक है। सी में कह रहा है निषेधाज्ञाओं को, ठीक है, निषेधाज्ञाओं को अथवा आदेश प्रतिबंधों को समझने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए, ठीक है, ये बात तो सही है। डी में कह रहा है सोशल मीडिया द्वारा प्रचार करने के लिए अकाउंट, ठीक है, ऑनर्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब हमारा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके क्षेत्र के प्रमुख श्रमिक संघ द्वारा एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ चल रहे वेतन संबंधी विवाद के चलते आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन। कह रहा आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके क्षेत्र के प्रमुख श्रमिक संघ द्वारा, ठीक है, एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ चल रहे वेतन विवाद, मतलब वहाँ क्या वेतन का विवाद चल रहा है, ठीक है, ठीक है, वेतन संबंधी विवाद के चलते आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी जाती है। आपको क्या करना चाहिए, देखिए श्रमिक संघ के नेता को अवैध हड़ताल के लिए उकसावे की कार्यवाही करने हेतु हिरासत में लेना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। बी में क्या कह रहा है साथियों, बी में ये कह रहा है कि सभी हितधारकों के मध्य विवाद समाधान
संवाद स्थापित करने हेतु सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, ये ऑप्शन सही है। सी में कह रहा है महत्वपूर्ण सेवाओं के, ठीक है, महत्वपूर्ण सेवाओं के निर्बाध प्रवाह हेतु बल प्रयोग के लिए अतिरिक्त बल की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। डी में कह रहा है कंपनी पर श्रमिक संघों का शोषण करने हेतु जुर्माना और शुल्क लगाना चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि सभी हितधारकों के मध्य विवाद समाधान संवाद स्थापित करने हेतु सहायता करनी चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लोक शांति हेतु महत्वपूर्ण घटक, ठीक है, या घटकों की पहचान कर सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। आपसी सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता, संविधान के प्रति निष्ठा या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो 10वां का क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी यानी सब सही है ना। इसमें क्या बोला था कि लोक शांति हेतु यानी लोगों की शांति हेतु महत्वपूर्ण घटक या घटकों की पहचान कर सही विकल्प चयन, आपसी सद्भाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, धार्मिक सहिष्णुता भी होनी चाहिए और संविधान के प्रति निष्ठा भी रखनी चाहिए, ठीक है। यानी क्या है इसमें सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक विश्वविद्यालय परिसर में छात्र राजनीतिक गुटों के बीच में हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं, ठीक है। इनमें से एक गुट को सत्तासीन, ठीक है, एक गुट को क्या है सत्तासीन पार्टी का समर्थन प्राप्त है। प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए बताइए? मध्यस्थता प्रयास हेतु सत्ताधीन पार्टी के विधायकों को बुलाने का आग्रह करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बी में कह रहा है सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के लिए भड़काने वाले सभी छात्र नेताओं को गिरफ्तार करें। सभी को क्यों गिरफ्तार करेंगे आप, ठीक है। सी में कह रहा है कि तत्काल प्रभाव से उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का भी प्रयोग निसंकोच करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। डी में कह रहा है संपूर्ण परिसर में धारा 144 लागू कर देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये भी गलत हमारा है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या था? बिल्कुल सही था, ठीक है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके क्षेत्राधिकार, ठीक है, आपके क्षेत्राधिकार अंतर्गत एक रिहायशी, ठीक है, रिहायशी कॉलोनी के दो समुदायों के मध्य एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तनाव अपने चरम पर है। तो आपको क्या करना चाहिए उस स्थिति में? पहला कह रहा है अपने धर्म के अनुसार, मतलब अपने धर्म के अनुसार आचरण करते हुए अपने समुदाय के लोगों की सुरक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। भाई एक बात समझिए, कह रहा है कि अपने धर्म के अनुसार, आप चाहे हिंदू हो मुस्लिम है, इसका मतलब थोड़ी ना कि आप अपने धर्म को देखते हुए दूसरे धर्म के लोग को आप गलत साबित कर देंगे, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे, ठीक है। क्या करना है, सभी धर्मों को हमें यहाँ समान रूप से देखना पड़ता है। बी में कह रहा है दोनों समुदाय के नेतृत्वकर्ताओं को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लेना चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है। सी में कह रहा है दोनों समुदाय के मध्य मध्यस्थता के माध्यम से तार्किक संवाद कायम करना चाहिए जहां अन्य लोगों के विचारों को भी सुना जाए, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है देश में कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए दिए गए कथनों में, ठीक है, का सही है, मतलब कथनों में से कौन सा सही है, ये पूछा है आपसे। कह रहा है देश में कानून एवं शांति व्यवस्था, देखिए यही हमारा चैप्टर था ना, कानून और शांति व्यवस्था, ठीक है, वही बात यहाँ पे कह रहा है कि देश में कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, पूछा है, सही है, ठीक है। ये में कह रहा है देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित खतरों से निपटने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कानूनों के क्रियान्वयन हेतु देश की पुलिस व्यवस्था सबसे बड़ी जवाबदेह संस्था है। सी कह रहा है भारतीय, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है, राज्य सरकारें ही पुलिस व्यवस्था के संबंध में कानून बनाती हैं। देखिए ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। हमसे क्या पूछा था कि देश में कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए कौन सा कथन जो दिया गया है वो सही है। तो देखिए देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित खतरों से निपटने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। हमने बताया था ना कल कि जो पुलिस हमारे साथियों किसकी राज्य सूची का विषय है, और पुलिस जैसे है ना पुलिस, तो गृह मंत्रालय है, ये क्या करता है पूरा, मतलब जो आंतरिक जो हमारे देश की क्रियाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, रेगुलेशन इसके हाथ में होती है, पुलिस के संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। बी में कह रहा है कानूनों के क्रियान्वयन हेतु देश की पुलिस व्यवस्था सबसे बड़ी जवाबदेह संस्था है, सही बात है। और सी में क्या कह रहा है भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 के तहत पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है, राज्य सरकारें ही पुलिस व्यवस्था के संबंध में कानून बनाती है। तो बिल्कुल बनाती है भाई, क्यों बनाती है? क्योंकि जो हमारा पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है, ठीक है, और जो राज्य सूची का विषय है उस पर राज्य सरकार का कानून बनाएगी, और जो संघ सूची का है उसमें संघ सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार उसमें क्या कानून बनाएगी अपना, और जो समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, उसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाती हैं, ठीक है। तो पुलिस हमारी क्या है, राज्य व्यवस्था का विषय है, तो इसमें हमारी, ठीक है, राज्य सरकार क्या करेगी, कानून बनाएगी, राइट। यानी सभी ऑप्शन क्या यहाँ पे सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी मतलब उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है, देश में भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात उपजे हालात से निपटने के लिए और शांति की पुनर्स्थापना हेतु तथा विशेषकर आतंकी घटनाओं को रोकने हेतु किस संस्था की स्थापना की गई? बताएं, एनएसजी की गई, ठीक है, सीआईएसएफ की गई, आईटीबीपी की गई या एनआईए की गई थी? ठीक है, एनआईए किसकी की गई थी बताइए? ठीक है, तो ये किसकी की गई थी यहाँ पे? एनएसजी की। ठीक है, कल हमने जो टॉपिक पढ़ाया तो उसमें आया था एनएसजी की स्थापना। ठीक है, तो किसकी स्थापना की गई थी? एनएसजी की स्थापना की गई थी। एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कह रहा है, देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, ठीक है, जिनको हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, की हत्या के पश्चात उपजे हालात से निपटने के लिए और शांति की पुनर्स्थापना हेतु तथा विशेषकर आतंकी घटनाओं को रोकने हेतु किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो एनएसजी की गई थी। किसकी? एनएसजी की। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी, ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से अपराध संबंधी आंकड़े एकत्र करने, संकलित करने और विश्लेषण करने का कार्य करती है ताकि देश में कानून और शांति व्यवस्था बनी रह सके। यह एजेंसी किस मंत्रालय अथवा राज्य सरकार की नोडल एजेंसी है? राइट, किसकी है बताइए? उत्तर प्रदेश सरकार की है, सामाजिक कल्याण मंत्रालय की है, या अपराध नियंत्रण ब्यूरो की है, या गृह मंत्रालय की? तो किसके साथियों? यह है गृह मंत्रालय की। राइट, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है, हमारे देश में सभी मुद्दों पर बेहतर कानून बनाने के बाद भी, ठीक है, कई बार कानून और शांति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो भाई सही बात है कि हमारे देश में क्या है? बहुत ही बेहतर कानून व्यवस्था है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि हमारे देश में क्या है? कानून और शांति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उपरोक्त के लिए जिम्मेदार कारणों की पहचान कीजिए। सही ढंग से परिपालन ना होना, राजनीतिक व्यक्तिगत स्वार्थ का हावी होना, या कुछ व्यक्तियों की स्वाभाविक आपराधिक प्रवृत्ति, या उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें क्या बताना है? इसमें सही बात है, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, देखिए, सही ढंग से पालन न होना, भाई जो कानून बनाया गया उसका सही ढंग से पालन भी तो नहीं होता है ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने आए दिन देखा होगा कि रोड पे जब चलना हो तो ठीक है, उसका एक नियम कानून बनाया कि भाई अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं या फिर कोई फोर व्हीलर चलाते हैं या कोई भी वाहन अगर आप चलाते हैं तो आपके पास डीएल होना चाहिए। तो क्या ऐसा थोड़ी ना है कि जिसके पास डीएल है वही चलाता है? ठीक है, क्योंकि ऐसा तो होना ही चाहिए कि जिसके पास डीएल हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो उसी को वाहन चलाना चाहिए। ठीक है, सरकार ने उसको परमिशन दी है कि भाई आपके पास डीएल है, आप गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है हमारे यहाँ कि उस नियम का पालन नहीं होता है। ठीक है, जिनके पास नहीं है वो भी चला रहे हैं, ठीक है, और जिनके पास है वो भी चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नियम का मतलब जो हमारे सही ढंग से नियम का परिपालन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है राजनीतिक व्यक्तिगत स्वार्थ का हावी होना, तो सही बात है। आगे कह रहा है कुछ व्यक्तियों की स्वाभाविक आपराधिक प्रवृत्ति, तो सही बात है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना कि उनका स्वाभाविक कैसा होता है? आपराधिक प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, उनकी वजह से भी ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? उपरोक्त जितने भी कारण दिए गए हैं सब क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? कानून एवं शांति व्यवस्था लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक एवं संवेदनशील मुद्दा है। बिना कानून एवं व्यवस्था के किसी भी लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था की कल्पना, ठीक है, नहीं। एक बार फिर से देख लेते हैं 17 नंबर क्या ये क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि कानून एवं शांति व्यवस्था लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक एवं संवेदनशील मुद्दा है। बहुत सही बात है। आगे कह रहा है बिना कानून एवं व्यवस्था के किसी भी लोकतांत्रिक देश में, ठीक है, शांतिपूर्ण व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, ऐसे में एक पुलिस अधिकारी के रूप में उपरोक्त संदर्भ के प्रथम प्रहरी के रूप में किसे आप अपने पद के लिए सर्वप्रथम गुण मानते हैं? संविधान के प्रति निष्ठा, सत्यवादिता, ईमानदारी या साहस? तो संविधान के प्रति निष्ठा। किसको? संविधान के प्रति निष्ठा इसका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल सही है। राइट, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक बहुधर्मी और बहुभाषी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन प्रभारी होने के नाते शांति व्यवस्था की बहाली के लिए आपको क्या करते रहना चाहिए? क्या कह रहा है कि एक बहुधर्मी और बहुभाषी क्षेत्र, ठीक है, कि पुलिस स्टेशन प्रभारी होने के नाते शांति व्यवस्था की बहाली के लिए आपको क्या करते रहना चाहिए? सभी धर्मों के प्रमुख व्यक्तियों से संरचनात्मक संवाद, समय समय पर निरोधक गिरफ्तारियां, सभी धर्मों के जुलूसों पर बिना भेदभाव प्रतिबंध, सभी धर्मों और भाषाओं के संपर्क, ठीक है, अभियानों का नेतृत्व। ठीक है, तो इसका साथियों देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा ना। इसमें क्या दिया है कि सभी धर्मों के प्रमुख व्यक्तियों से संरचनात्मक संवाद करेंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और समय समय पर निरोधक गिरफ्तारियां उतना उचित है नहीं। ठीक है, सभी धर्मों के जुलूसों पर बिना भेदभाव प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं भैया? ठीक है,
इनका फंडामेंटल राइट्स बताता है कि सभी धर्म को आप मान सकते हैं, तो आप उसमें जुलूस पे क्या करेंगे, बिना उसके किसी कारण के भेदभाव नहीं लगा सकते, ठीक है, सॉरी प्रतिबंध हम नहीं लगा सकते, ठीक है। ठीक है, यानी बी भी गलत है, सी भी गलत है, और डी में कह रहा है सभी धर्मों और भाषाओं के संपर्क के अभियानों का नेतृत्व, तो ये भी सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, ठीक है। एक विशेष अभियान जो केंद्र सरकार की एक योजना के घटक के रूप में आपके क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है के प्रति लोगों में आक्रोश देखने को मिलता है। बढ़ते आक्रोश से शांति भंग की पर्याप्त आशंका है, आपको क्या करना चाहिए। फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, जैसे आप हैं, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में क्या है, तैनात है, ठीक है। एक विशेष अभियान जो केंद्र सरकार की एक योजना, मान ली कोई केंद्र सरकार बहुत सी योजनाएं लाती है, ठीक है, तो कुछ योजनाएं ऐसी होती है जो जनता को तुरंत पसंद आती हैं, ठीक है। कुछ योजनाएं ऐसी होती है जो जनता के हित में होती ही नहीं है, ठीक है, उन्हें लगता है कि नहीं ये योजना गलत है, ठीक है, उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। जो केंद्र सरकार की एक योजना के घटक के रूप में आपके क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है, राइट, ठीक है, के प्रति लोगों में आक्रोश देखने को मिलता है। भाई उस योजना से जो जनता है वहाँ की खुश है नहीं, उनके अंदर क्या है, एक आक्रोश की भावना है, ठीक है। अब बढ़ते आक्रोश से शांति भंग की पर्याप्त आशंका है, मतलब अब क्या, देखिए भाई आक्रोश बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं शांति भंग तो होगी ही, तो वही कह रहा है कि बढ़ते आक्रोश से शांति भंग की पर्याप्त आशंका है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, तत्काल केंद्र सरकार के इस आशय की सूचना भेजकर अभियान को रोक देने की सिफारिश करनी चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए आपको, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तत्काल आप कुछ नहीं ऐसा कर पाएंगे। बी में कह रहा है कि लोगों को, ठीक है, दमनात्मक कार्यवाही, ठीक है, कार्यवाही के जरिए अभियान को बाधित करने से रोकना चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है। सी में कह रहा है कि क्षेत्र के लोगों से सार्थक संवाद स्थापित कर यथाशक्ति योजना की जानकारी देते हुए शांति की अपील करनी चाहिए, साथ ही इस प्रकरण की सूचना, ठीक है, वरिष्ठ अधिकारियों को भी अविलंब भेजनी चाहिए, बिल्कुल सही यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट, ठीक है, ये कह रहा है देश में शांति व्यवस्था के लिए खतरे के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक कम उत्तरदायी है। सबसे कम उत्तरदायी पूछा है आपसे। आतंकवाद एवं नक्सलवाद, ठीक है, धार्मिक वैमनस्य की भावना, अधिकाधिक लोगों का विदेश पलायन, या विभिन्न राजनीतिक गुटबंदियां, ठीक है। तो कौन सा अधिकाधिक लोगों का विदेश पलायन, ठीक है, यही सबसे कम पूछा है ना आपसे। तो देश में शांति व्यवस्था के लिए देश में शांति व्यवस्था के लिए खतरे के लिए, ठीक है, कौन सा तत्व सर्वाधिक कम उत्तरदायी, यानी सबसे अधिक पूछता तो अलग बात होती है यहाँ पे, लेकिन पूछा सबसे कम उत्तरदायी कौन सा है। तो आतंकवाद एवं नक्सलवाद, ठीक है, ये तो सबसे चाहते हैं, ठीक है। धार्मिक वैमनस्य की भावना या विभिन्न राजनीतिक गुटबंदियां, ये तो ज्यादा ही मतलब वो हैं, लेकिन सबसे कम क्या है कि अधिकाधिक लोगों का विदेश पलायन, राइट।